हेलो टू ऑल, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन। आज हम लोग 1919 का भारत सरकार अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले 1909 में अधिनियम पास हुआ था और उस अधिनियम के बाद लगभग 10 साल के बाद 1919 में भारत सरकार अधिनियम पास हुआ। हम देखेंगे कि यह 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है वो किन परिस्थितियों में पास हुआ। उसने भारतीय जनता या भारतीय पक्ष के मांग को कहाँ तक पूर्ण किया, उनकी आकांक्षाओं को कहाँ तक पूर्ण किया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने फ़ायदे के लिए क्या क्या इसमें प्रावधान किए, और राजनीतिक स्तर पे, प्रशासनिक स्तर पे क्या क्या चेंज आए समय के अनुकूल, यह हम देखेंगे। और यह भी देखेंगे कि समय के साथ साथ क्या यह 1919 का भारत सरकार अधिनियम जो था वो उत्तरदायी सरकार बनाने की तरफ अग्रसर हो रहा था या वास्तव में यह एक मिथक था, इसके बारे में देखेंगे। फिर इससे जुड़ा हुआ एक और व्यवस्था है द्वैध शासन व्यवस्था, जो कि प्रांतों में लागू किया गया। उसमें क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या तरीके से उस प्रशासन को लागू किया गया, और गवर्नर जनरल की उसमें स्थिति क्या थी, कैसे कैसे विषयों का डिवीज़न किया गया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या बदलाव उस समय लाए गए। ठीक है, 1909 का जो अधिनियम था जिसमें हमने देखा कि मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। अब 1919 में क्या नया हुआ ये भी हम देखेंगे कि इस पृथक निर्वाचन के क्षेत्र में क्या कुछ नया कदम बढ़ाया गया या इसमें कुछ सुधार किए गए, ये भी हम 1919 के भारत सरकार अधिनियम में देखेंगे। यानी ये सारे पक्षों के लिहाज से यह 1919 का भारत सरकार अधिनियम जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और बार बार अलग अलग एग्जाम्स में, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या अलग अलग पीसीएस का एग्ज़ाम हो, इससे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और कई बार अगर कंसेप्ट क्लियर ना हो, अगर डिटेल में इसको आपने ना देखा हो, तो कई बार इस तरह के प्रश्न उलझाऊ हो जाते हैं। तो आइए हम इस टॉपिक को अच्छे से देखते हैं, कोशिश करते हैं कि बेहतर ढंग से समझें और इसके अलग अलग प्रोविज़न को इसके पिछले प्रावधानों से जोड़ के देखें, ताकि एक कंटिन्यूटी भी हमको देखने को मिले इस भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान से या अधिनियम से। ठीक है, लागू करने की अगर परिस्थितियों की बात करें कि ये 1919 का भारत सरकार अधिनियम किस तरह की परिस्थितियों में लागू हुआ, तो हम देखेंगे कि 1914 से 1918 तक जो है वो प्रथम विश्व युद्ध का टाइम देखने को मिलता है। प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने ब्रिटिश सरकार को पूरा सहयोग दिया और जन धन सबसे मदद की। हमने देखा भी है कि महात्मा गांधी ने सेना में भर्ती होने के लिए भारतीय युवाओं को प्रेरित किया, ताकि वो भारत सरकार यानी ब्रिटिश भारत के सेना में भर्ती हो सके और युद्ध में पार्टिसिपेट कर सके। इसीलिए गांधी जी को अंग्रेज़ों का सार्जेंट भी कहा गया, ताकि वो ज़्यादा मदद कर सके। इसके पीछे कुछ कारण भी थे जिसके बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय नेताओं ने भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया, जैसे कि गांधी जी ने किया। भारत इस सहयोग के बदले में कुछ आशा रखता था, और भारत में वो चाहता था कि एक उत्तरदायी शासन की स्थापना हो, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना हो, जो जनता के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति उत्तरदायी हो, यहाँ के विकास के प्रति उत्तरदायी हो, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर, राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास के प्रति उत्तरदायी हो। इसीलिए उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में पूरे मनोयोग से, जन धन से ब्रिटिश सरकार की मदद कर रहे थे, ताकि इसके बदले में ब्रिटिश सरकार एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना या शासन की स्थापना भारत में करे। और इसी परिस्थिति के अंतर्गत इस तरह के कदम उठाए जा रहे थे। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव उस समय के थे मोंटेग्यू की घोषणा आई कि महामहिम सम्राट, यानी जो ब्रिटेन के सम्राट थे, कि सरकार की नीति, जिससे कि भारत भी पूर्णतः सहमत है, यह है कि भारत शासन के प्रत्येक भाग में भारतीयों का सहयोग उत्तरोत्तर बढ़े और स्वशासनिक संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हो, ताकि अधिक प्रगति करते हुए उत्तरदायी शासन प्रणाली भारत में स्थापित की जा सके। यानी
इन परिस्थितियों में जब भारतीयों ने बड़े स्तर पे सैन्य रूप से जनधन से विश्व युद्ध में ब्रिटिश भारत का सहयोग करना शुरू किया, तो उस समय के जो गृह सचिव भारत सचिव थे मोंटेग्यू, उन्होंने कहा कि सम्राट के तरफ से यानी ब्रिटेन के सम्राट के तरफ से यह नीति लागू की जाने की बात की जा रही है, जिसमें भारतीय को भारत के प्रत्येक विभाग में उनका सहयोग बढ़ाया जाए, ताकि एक धीरे धीरे आगे बढ़ के एक क्या हो, उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाए, जो भारतीय चाहते थे। यानी उनके तरफ से भी ब्रिटिश भारत के तरफ से भी एक आश्वासन दिया गया, मोंटेग्यू के तरफ से भी, भारत सचिव मोंटेग्यू की तरफ से भी एक आश्वासन दिया गया कि भारतीयों को उत्तरदायी शासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए धीरे धीरे क्रमिक रूप से इनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाए, ताकि आगे चल के एक उत्तरदायी शासन की स्थापना हो सके। ठीक है, अब क्या देखते हैं, अगर 1909 का अधिनियम देखें तो वह उत्तरदायी शासन की उपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर पाया था। उसमें सीमित मताधिकार देने की बात की गई थी, सांप्रदायिक मताधिकार दिए गए थे। जैसा कि हमने क्या बात किया, जो मुस्लिम वर्ग को जो पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, वो भी तो एक सांप्रदायिक तरीका था, जिसमें क्या है, भारतीयों को अलग अलग धर्मों में बांटने की कोशिश की गई थी, उनके यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की गई थी, इसे संतुष्ट। तो इस तरह के बहुत सारे 1909 के जो अधिनियम थे, उस 1909 के अधिनियम में इस तरह के कदम उठाए गए थे। फिर गवर्नर जनरल और उसके गवर्नर जनरल को जो वीटो का पावर दिया गया था, वो भी, इससे भी जनता असंतुष्ट थी। मतलब क्या है, ये गवर्नर जनरल का वीटो का पावर या सीमित मताधिकार या सांप्रदायिक मताधिकार का जो प्रावधान 1909 के अधिनियम में किया गया था, वो कहीं से भी एक उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापित करने के प्रति एक बेहतरीन कदम नहीं माना जा सकता, बल्कि ये उसके उल्टे था। ठीक है, तो 1909 के अधिनियम से भारतीय संतुष्ट नहीं थे, उनको नहीं लगता था कि इससे एक उत्तरदायी शासन प्रणाली की स्थापना हो पाएगी। लेकिन 1919 के अधिनियम से यह वो आशा करते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है एक उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापित करने में एक मदद करेगी। क्यों? क्योंकि वो भी उनको विश्व युद्ध में सपोर्ट कर रहे हैं, उनके फेवर कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए यह जो 1909 की बात है, वो इसलिए मैंने चर्चा की ताकि हम ये देख सकें कि पिछले 10 साल पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी फेवरेबल कदम जो है अधिनियम के द्वारा नहीं उठाया था, जो कि कहा जाए कि हाँ पूरी तरह से यह उत्तरदायी शासन के लिए उठाया गया कदम है। अगर इन परिस्थितियों की बात करें जिसमें यह भारत सरकार अधिनियम लाया गया 1919, उसमें देखें तो तिलक और एनी बेसेंट ने स्वशासन प्रदान प्राप्त करने के लिए होम रूल आंदोलन को भी चलाया। हम देख रहे हैं कि 1917 में 16 में ये होम रूल आंदोलन चल रहे थे, यहाँ तक कि मुस्लिमों का भी व्यापक समर्थन इसको प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि 1916 में क्या देख रहे हैं, लखनऊ का पैक्ट देख रहे हैं, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है वो आपस में समझौता करते हैं, और इससे क्या होता है, मजबूत संबंध उभर के आते हैं इन दोनों के बीच। दोनों क्या है, सरकार पर मिलकर दबाव डाल रहे हैं कि स्वशासन के क्षेत्र में सुधार किए जाए, राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार किए जाए। और ये राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार कैसे हो, उत्तरदायी शासन वाला, यानी भारतीय जनता के फेवर में यह सुधार किए जाएं, ताकि भारतीय जनता, यहाँ की राजनीति और प्रशासन का विकास किया जा सके, भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जा सके। इसीलिए यह लखनऊ समझौता जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों, मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर सरकार पे अब क्या है, सुधार के लिए, उत्तरदायी शासन के सुधार के लिए अब दबाव डाल रहे थे, जिस कारण से क्या है, सुधार जो है आवश्यक हो गया था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किन किन परिस्थितियों में इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और है, लॉर्ड सिन्हा ने अंग्रेजी सरकार को सलाह दी कि किसी भी तरीके से जो है वो एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की जाए, तो भारतीयों को जो कि स्वतंत्रता, स्वशासन, क्रांतिकारिता, राष्ट्रीयता, इस तरह के भावों से ओतप्रोत है, वो शांत हो जाएंगे। मतलब लॉर्ड सिन्हा जो भारतीय गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में थे, उन्होंने गवर्नर को या अंग्रेजी सरकार को यह एक सलाह दी कि उत्तरदायी शासन जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब भारतीयों के अंदर स्वतंत्रता, स्वशासन, क्रांतिकारिता, राष्ट्रीयता जैसी भावनाएं
ओत प्रोत हो गई है। अब वो स्वशासन चाहते हैं। अगर यह समय ही बेहतर समय है एक उत्तरदायी शासन देने का। क्यों? क्योंकि अब वो ये सब चीज़ों का फ़ायदा समझ चुके हैं। इसीलिए इस तरह के समय में 1919 के एक्ट में यह स्थानीय स्वशासन देना जरूरी है। इसी संदर्भ में यह 1919 का भारत सरकार अधिनियम लाने का प्रयास किया गया। भारत सचिव जो उस समय थे मोंटेग्यू, वो नवंबर 1917 में स्वयं भारत आए और यहाँ के नेताओं से भेंट की, ताकि वो समझ सके कि यहाँ के नेताओं की इच्छा क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह का राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार चाहते हैं, किस तरह का स्वशासन चाहते हैं। इसीलिए ताकि उस नेताओं की माइंडसेट को समझ के इस तरह के सुधार को बल दिया जाए, वो समझ जा सके कि भारतीय नेता किस आवेग से, किस गति से, किस इच्छा से, कितनी प्रबल इच्छा से सुधार के पक्षधर हैं और किस तरह का पक्षधर हैं, किस तरह का सुधार चाहते हैं, वो ये जानना चाहते थे। और इसी के लिए एक समिति भी गठित की गई। ठीक है। और यह समिति जो गठित की गई, जिसमें भूपेंद्र नाथ बसु, चार्ल्स रॉबर्ट, सर विलियम ड्यूक थे, इस समिति ने क्या किया? वायसराय चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर मोंटेग्यू महोदय, जो कि उस समय का भारत सचिव थे, सुधारों का एक ड्राफ्ट तैयार करने में मदद की, एक मसौदा तैयार करने में मदद की। और इन्हीं सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू हुआ। तो हम ये क्या समझे? हम ये समझे कि उस समय की वर्तमान परिस्थितियाँ क्या थी, क्यों ये 1919 का अधिनियम लाया गया। अब हम ये जानेंगे कि उन वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रख के जो प्रोविज़न बनाए गए वो क्या क्या थे, वो कितना भारतीयों के लिए फ़ायदेमंद थे, अंग्रेजी सरकार किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए इस अधिनियम को प्रयोग कर रही थी, क्या क्या सुधार किए, कैसे इसके बहुत सारे प्रोविज़न को गवर्नर जनरल के कंट्रोल में रखा गया ताकि भारतीयों को रियल फ़ायदा ना पहुंच पाए, रियल स्वशासन या रियल एक उस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का आनंद न मिल पाए, जनता के प्रति वो ज़्यादा उत्तरदायी न हो पाए। इस सब चीज़ का ध्यान रखते हुए इस प्रोविज़न को बनाया गया। तो आइए बारी बारी से अलग अलग प्रोविज़न को देखते हैं, ताकि हम यह समझ सकें इस प्रोविज़न के तहत जो 1909 के बाद 1919 में जो राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार हुए वो क्या क्या थे और उसके इम्पैक्ट भारत पे क्या क्या पड़ा, या उस अंग्रेजी सरकार ने कैसे इस प्रावधान के तहत अपने कंट्रोल को बनाए रखा, या कितना उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित करने में इस अधिनियम के तहत के द्वारा एक मदद पहुंचाई भारतीयों को, ये देखते हैं। तो आइए, पहला प्रोविज़न यह है कि इस अधिनियम में एक सदनीय विधान परिषद के स्थान पे केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ की गई। यानी जो केंद्र में एक सदन की व्यवस्था थी, एक विधान परिषद था, अब वह द्विसदनीय विधान परिषद हो। ठीक है। एक सदन जो था वो राज्य परिषद था और दूसरा जो था वो केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है। जैसे आज का राज्यसभा और लोकसभा, वैसे ही उस समय के केंद्र में क्या था? राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है। अब दूसरा चीज, ये जो राज्य परिषद था, यह राज्य परिषद को ऊपरी सदन कहा जाता था। जो आज का राज्यसभा है वही उस समय का राज्य परिषद था, लेकिन उसका स्वरूप अलग था। हम देख लेते हैं क्या क्या स्वरूप था। राज्य परिषद जो था वो ऊपरी सदन था और इसमें जो सदस्य की संख्या थी वो 60 थी, जिसमें से 26 जो थे वो गवर्नर द्वारा मनोनीत किए जाते थे, यानी अपॉइंट किए जाते थे। ये निर्वाचित नहीं किए जाते थे, बल्कि गवर्नर जनरल जो था उसको मनोनीत करता था। यानी 60 में से 26 गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। अब क्या है, 34 जो थे वो निर्वाचित किए जाते थे। जो 60 में से 34 बचे वो निर्वाचित किए जाते थे। और ये कितने समय के लिए निर्वाचित किए जाते थे? ये 5 वर्षों के लिए, 5 ईयर्स के लिए निर्वाचित किए जाते थे। ठीक है। तो ये हम देख लिए। अब क्या है, दूसरा है केंद्रीय विधानसभा। हमने अभी राज्य परिषद देखा जिसमें 60 सदस्य थे, जिसमें से 26 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे और 34 जो थे वो इलेक्ट किए जाते थे, निर्वाचित किए जाते थे। अब आते हैं केंद्रीय विधानसभा, जो इसका दूसरा सदन है। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या थी वो 145 थी और इसमें 104 जो थे वो निर्वाचित होते थे, यानी इलेक्ट होते थे, और 41 जो थे वो क्या होते थे? गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत होते थे, मतलब अपॉइंट किए जाते थे। ठीक है। यह जो अपॉइंट, दोनों का ये जानना जरूरी है क्योंकि इस पर प्रश्न पूछे, फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है
कि राज्य परिषद में कितने सदस्य थे, यानी 60 थे। 26 गवर्नर के द्वारा मनोनीत होते थे, 34 जो है इलेक्ट होते थे, 5 वर्षों का वो उसका कार्यकाल होता था। वैसे ही केंद्रीय विधानसभा का 145 सदस्य होते थे, 104 इलेक्ट होते थे और 41 जो है अपॉइंट किए जाते थे। ठीक है, ये सभा का जो कार्यकाल होता था वो महज 3 साल का होता था। उसका कार्यकाल राज्य परिषद का वो 5 साल का होता था और इसका 3 साल का होता था। परंतु क्या था, गवर्नर जनरल की इच्छा पे इस कार्यकाल को जो 3 साल का था उसको बढ़ाया भी जा सकता था। ठीक है, अब आते हैं कि इसमें जो लोग इलेक्ट होते थे, जिनको निर्वाचित किया जाता था, वो उनको मताधिकार, जो मत देने का अधिकार था, उनको जो चुनने का अधिकार था, वो जो वोटर थे, मतदाता थे, उसको लेके कुछ मताधिकार भी थे। वो पूरी तरह से आज की तरह नहीं थे कि हाँ 18 साल के हो गए तो आप वोट दे सकते हैं, आपको और कोई बहुत सारे क्लॉज थे कि कैसे कैसे लोग वोट दे सकते थे। उसमें प्रॉपर्टी का, टैक्स का, कि कौन कितना टैक्स भरता है वही उसको वोट दे सकता है, वही उसी को वोट देने का अधिकार है, वोटिंग राइट उसी के पास है। तो आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मतदाता जो होता था उसके लिए क्लॉज था कि कौन मतदान कर सकता है, यानी कौन वोटर हो सकता है, उसके लिए क्लॉज था कि वो 15 रुपया महीने का किराया देता हो या वो 15 रुपया वार्षिक नगर पालिका का टैक्स भरता, वैसा आदमी वोट दे सकता था। या कम से कम 2000 रुपया वार्षिक यानी एनुअल स्तर पे उसका इनकम हो, या 50 रुपया वार्षिक वो लैंड टैक्स देता हो, वैसा ही आदमी क्या कर सकता था, वोटर हो सकता था या वोट दे सकता था। इसके अलावा कोई नहीं। मतलब आज जो हमको राइट मिला हुआ कि 18 साल के होने के बाद हम वोट दे सकते हैं, हमारे पास इस तरह का टैक्स भरने का या प्रॉपर्टी होने का कोई क्लॉज नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है कि ऐसे ही लोग वोट दे सकते हैं। लेकिन उस समय था। देखिए कैसे वोटर को रोकने का तरीका अपनाया गया था कि जो 15 रुपया का मासिक किराया देता हो या नगर पालिका को एनुअली जो है वो 15 रुपया टैक्स भरता हो, या जिसका साल का इनकम जो है वो 2000 रुपये का हो, या जो अपने लैंड पे 50 रुपये का टैक्स एनुअली भरता हो, वैसे ही लोग जो हैं वो वोट दे सकते थे। ठीक है, और यह इसी कारण से कहा गया है कि यह जो वोटिंग का अधिकार था वो क्या था, सीमित था, लिमिटेड था। केवल वही लोग जिनकी आय 10,000 रुपये वार्षिक थी या जो न्यूनतम 750 रुपया देते थे, वैसे लोग ही वोटिंग राइट रखते थे, वैसे ही लोग वोट दे सकते थे। ठीक है, अब दूसरा क्या है क्लॉज कि प्रत्याशी जो था उसको विधानमंडल का अनुभव होना चाहिए था या किसी विश्वविद्यालय का सीनेट होना चाहिए या सीनेट का सदस्य होना चाहिए था, तभी वो चुनाव लड़ सकता था। इसके अलावा वो उपाधिधारी होना चाहिए, यानी कोई ना कोई उपाधि उसको प्राप्त होनी चाहिए थी, तभी वो चुनाव लड़ सकता था। तो अगर प्रत्याशी की बात करें तो उसे विधानमंडल का अगर अनुभव है तभी वो सेंट्रल लेवल पे चुनाव लड़ सकता था, या वो किसी विश्वविद्यालय का सीनेट का सदस्य हो तभी वो सेंट्रल लेवल पे चुनाव लड़ सकता था। इसके अलावा केंद्रीय विधानसभा का चुनाव वो नहीं लड़ सकता था अगर ये सब उसके पास नहीं होते। तो अगर उपाधिधारी नहीं है, किसी विश्वविद्यालय का सीनेट नहीं है या किसी विधानसभा का, प्रांतीय विधानसभा का अनुभव नहीं है, तो वो केंद्रीय विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये सारे क्लॉज 1919 के प्रावधान में दिए गए। यानी कुछ अगर देखें तो लोकतांत्रिक तरीका अपनाने का प्रयास तो किया गया, लेकिन बहुत सारे लिमिटेशंस दिए गए। बहुत ही कम, अगर पूरी जनसंख्या को देखें तो बहुत ही कम वर्ग ऐसा, क्लास ऐसा था जिसको ये राइट मिले हुए, यानी बहुत, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 2 या 3% मैक्सिमम, उससे ज़्यादा का नहीं था। ठीक है, अब देखें तो जो प्रशासकीय विषय थे उसका भी विभाजन किया गया था। हमने अभी केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद तो देख लिया, कैसे उसमें कैसे वोटर को राइट थे, कैसे प्रत्याशी चुने जाते थे, हमने ये सारे चीज़ें देखी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कि ये जो प्रशासकीय विषय है वो प्रशासकीय विषय क्या क्या है इस पे हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर प्रशासकीय विषय की बात करें तो यह विभाजन केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में
किया गया था कि केंद्र स्तर पे कौन कौन से विषय होंगे और प्रांत स्तर पे कौन कौन से विषय होंगे। अगर रेल को देखें, डाक को देखें, तार को देखें, संचार और यातायात को देखें, वित्त को देखें, ये देखिए सारे महत्वपूर्ण विषय थे, डिपार्टमेंट था। इन सबको संपूर्ण और यह संपूर्ण देश से संबंधित था, इसीलिए इसको क्या केंद्र को सौंप दिया। यह रेल, डाक, तार, संचार, यातायात, वित्त, ये सारे देश से संबंधित था, इसीलिए इसको किसको सौंप दिया गया, केंद्र को सौंप दिया गया। और जो स्वास्थ्य से संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था, सफाई से संबंधित था, यानी जो स्थानीय महत्व के विषय थे वो किसको सौंप दिए गए, वो प्रांतों को सौंप दिए। तो ये सारे प्रोविज़न जो हैं ये हमें कहाँ 1919 के अधिनियम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब पृथक निर्वाचन की आलोचना इस प्रावधान में गवर्नमेंट ने किया, लेकिन साथ ही साथ उसने क्या किया, इसका विस्तार भी कर दिया। यानी पहले जो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की फैसिलिटी मिली हुई थी, जो व्यवस्था मिली हुई थी, अब वो व्यवस्था अन्य लोगों को भी मिल गई। यानी सिख को और यूरोपीय लोगों को भी अब मुसलमानों के साथ साथ, मुस्लिमों के साथ साथ यह पृथक निर्वाचन की व्यवस्था मिल गई। हालांकि गवर्नमेंट ने पृथक निर्वाचन की आलोचना की, लेकिन साथ ही साथ उसने सिख और यूरोपीय लोगों को भी पृथक निर्वाचन का लाभ या प्रावधान कर दिया। ठीक है, यह अब मुस्लिमों के साथ साथ सिख और यूरोपीय लोग को भी प्राप्त हो गया। ठीक है, तो जो 1909 में केवल मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का लाभ मिला था या जो प्रावधान किया गया था, वो अब सिख और यूरोपीय लोगों को भी प्राप्त हो गया। यानी यह एक तरीके से क्या है, भारत के समाज को राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से बांटने का प्रयास किया गया, ताकि वो एकजुट होकर राष्ट्रीय आंदोलन न चला पाए, एकजुट होकर अंग्रेजों का या ब्रिटिश शासन का विरोध न कर पाए। इसीलिए इस तरह के पृथक निर्वाचन की नीति जो है, इसकी आलोचना करने के बावजूद भी सरकार ने इसकी आलोचना भी की और इसका विस्तार भी किया। मतलब समझ लीजिए, कह कुछ और रहे थे और कर कुछ और रहे थे। मतलब हिडन जो एजेंडा था वो बेसिकली समाज को राजनीतिक, प्रशासनिक, अन्य रूपों से, धार्मिक रूपों से बांटना था, लेकिन ऊपर से दिखाना तक नहीं, हम समाज का, भारत में एक उत्तरदायी शासन का विकास कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में कुछ और कर रहे थे। ये हमें इस तरह के प्रोविजन से भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब इस अधिनियम का जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो देख लेते हैं कि इसमें क्या है कि जो हस्तांतरित विषय था वो, उसका प्रशासन जो था गवर्नर उन सदस्यों की सहायता से करता था जिन्हें निर्वाचित किया जाता था, और ये लोग सदन के प्रति उत्तरदायी होते थे, परंतु गवर्नर की इच्छा पे ये अपने पद पे बने रहते थे। मतलब क्या है, सारा पावर गवर्नर के हाथ में दिया गया था। ठीक है, जो हस्तांतरित योग्य विषय है जो हमने देखा वो क्या था, वो निर्वाचित लोगों की मदद से, उनके सपोर्ट से गवर्नर जनरल चलाता था, और यह निर्वाचित लोग जो थे अपने पद पे गवर्नर की इच्छा पे बने रहते थे। यानी अभी भी सारे महत्वपूर्ण राइट या पावर जो है वो गवर्नर के ही हाथ में बना के रखे गए 1919 के प्रोविजन के द्वारा। यह दोहरी शासन प्रणाली जो है 1 अप्रैल 1919 से आरंभ की गई थी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था अपनाई गई। द्वैध शासन व्यवस्था अपनाई गई। इस द्वैध शासन व्यवस्था में क्या किया गया कि प्रांतीय विषयों को 2 भाग में बांट दिया गया। एक था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। आरक्षित जो विषय था वो गवर्नर जनरल उन सदस्यों की सहायता से करता था जो क्या होते थे, मनोनीत किए जाते थे। उन मनोनीत किए गए सदस्यों की सहायता से गवर्नर जनरल जो था आरक्षित विषयों को या आरक्षित प्रशासन को, आरक्षित विभागों को चलाता था। ठीक है, और जो हस्तांतरित विभाग थे वो निर्वाचित सदस्यों की मदद से चलते। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण विषय थे उसमें मनोनीत सदस्य और गवर्नर जो थे वो मिलकर उसको चलाते थे। उस पर भारतीयों का अधिकार, भारतीय जो निर्वाचित लोग थे उनका अधिकार उस लेवल तक नहीं था कि वो उसमें कुछ प्रभावी रूप से उसका बदलाव कर सके या प्रभावी रूप से उसको लागू कर सके। हाँ, जो हस्तांतरित विषय थे उसमें निर्वाचित सदस्य जो थे उनकी मदद से गवर्नर जनरल जो था उस विभाग को संभालता था
और ये जो पद संभालते थे निर्वाचित लोग, ये भी गवर्नर की इच्छा पे ही संभालते थे, यानी सर्वे सर्वा गवर्नर ही था। यह जो दोहरी शासन प्रणाली थी, यह 1 अप्रैल 1921 से शुरू हुई थी और 1 अप्रैल 1935 तक यह चलती रही। ठीक है, बीच में हालांकि 1 अप्रैल बंगाल में देखें तो 1924 से 1927 तक यह बाधित रही, फिर मध्य प्रांत में देखें तो 1924 से 1926 तक ये काम नहीं कर सकी, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये 1 अप्रैल 1921 से शुरू हुई और 1 अप्रैल 1937 तक चलती रही, 35 नहीं 37 तक चलती रही। तो इस तरीके से हमने इसके अलग अलग प्रोविज़न देखे और उस प्रोविज़न में हमने क्या देखा, बहुत सारे प्रावधान देखा और उसके क्या उद्देश्य थे हम उस पर भी साथ साथ चर्चा करते जा। अगर विभिन्न प्रांतों में सीटों का जो विभाजन किया गया था वो भी देखें तो हम क्या देखते हैं, यह जनसंख्या पर आधारित ना होकर राज्य के महत्व पर था। आज जो थे है लोकसभा के अगर सीटों की संख्या देखें तो सीटों को की संख्या जो है जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है, न कि राज्य के आधार पर, महत्व के आधार पर। लेकिन उस समय क्या है, जनसंख्या को ध्यान में न रख के, राज्य के महत्व को ध्यान में रख के जो प्रांत में सीट थी विधानसभा की या उसकी, वो उसी आधार पे निर्धारित किया गया कि जो प्रांत में सदन की सीट है वो जनसंख्या के आधार पे न होके बल्कि राज्य के महत्व के आधार पर। अब निर्वाचन प्रणाली जो थी वो अप्रत्यक्ष न होके प्रत्यक्ष हो गई थी। ठीक है, अब क्या है, बहुत सारे लोग निर्वाचित होने लगे, चुने जाने लगे, इलेक्ट होने लगे। 1909 के एक्ट में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आरंभ की गई थी, लेकिन अब क्या है, यह प्रत्यक्ष हो गई थी। यह निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष हो गया। अब एक चीज और देखें इसमें, तो जो अब भारत सचिव जो था और उसका जो ऑफिस था, भारत सचिव था और उसका जो ऑफिस था वो ब्रिटिश सरकार पर डाल दिया गया। पहले यह इसके ऊपर ब्रिटिश सरकार के ऊपर नहीं था, लेकिन अब क्या है, भारत सचिव और उसका ऑफिस का खर्च ब्रिटिश सरकार पर डाल दिया गया और भारत सचिव का जो कुछ काम थे, जो उनके पास कुछ राइट थे, कुछ डिपार्टमेंट थे, वो अब उससे लेकर किसको दे दिया गया, उच्च आयुक्त को, हाई कमिश्नर को दे दिया गया। सॉरी, कमिश्नर का जो वो है ये उनको दे दिया गया और यह जो हाई कमिश्नर था उसकी नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती थी। यानी भारत सचिव के काम में भी उस बदलाव किए गए और उसके खर्चे में भी बदलाव किया गया। भारत सचिव और उसके ऑफिस का खर्च जो है अब ब्रिटिश गवर्नमेंट पे डाल दिया गया। दूसरा, भारत सचिव का जो काम था उसमें से बहुत सारे काम को लेके ये वो हाई कमिश्नर को दे दिया गया और यह हाई कमिश्नर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता था, वो भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता था और यह गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में काम करता था। कौन, यह उच्च आयुक्त या हाई कमिश्नर जो था वो गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में काम करता था। अब एक चीज और देखें तो क्या देखते हैं कि जो वित्त विधेयक है वो वित्त विधेयक पारित कराने के लिए राज्य परिषद के मत की आवश्यकता नहीं होती थी। यानी ये दोनों सदनों में गतिरोध की दशा में अगर देखें तो यह गवर्नर जनरल के द्वारा एक संयुक्त बैठक बुलाकर बहुमत से अंतिम निर्णय लिया जाता था। यानी यह जो वित्त विधेयक था उसको पारित कराने के लिए राज्य परिषद के मत की आवश्यकता नहीं थी। यह अगर किसी गतिरोध का शिकार हो गया वित्त विधेयक तो क्या किया जाता था, गवर्नर जनरल के द्वारा एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता था, संयुक्त बैठक बुलाई जाती थी और इसी बैठक में बहुमत के द्वारा निर्णय ले लिया जाता था। यह वित्त विधेयक से जुड़ा हुआ प्रोविजन है जो 1919 के अधिनियम में देखने को मिलता है। अब अगर हम 1919 के अधिनियम के गुण की बात करें तो हम क्या देखते हैं, पहला जिस पे हमने चर्चा किया, यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया। ये ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को किस अधिनियम में अपनाया गया, 1919, 1909, 1935, किस में, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। या ये पूछा जा सकता है कि 1919 के अधिनियम में जो अलग अलग क्लॉज दे देगा और प्रावधान दे देगा और कहेगा कि कौन कौन सा 1919 के अधिनियम में अपनाया गया, तो उसमें क्या है, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति जो थी वो 1919 के अधिनियम में अपनाई गई और मतदाताओं की संख्या में भी पहले की तुलना में वृद्धि हुई और कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि की गई। मतलब जो प्रशासन चलाने वाली कार्यकारिणी थी उसमें भी वृद्धि की गई।
काउंसिल में जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें भी सदस्यों की संख्या जो है वो क्या की गई, बढ़ा दी गई। तो इस तरह से बहुत सारे चेंजेज इसमें किए गए हैं। ठीक है, फिर केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची का जो विषय था, जो विभाजन था, वो भी हमें देखने को मिलता है कि कौन सा विषय प्रांतीय सूची में दिया गया, कौन सा विषय केंद्रीय सूची में दिया गया। हमने देखा भी कि जो पूरे देश स्तर पे जो विषय महत्वपूर्ण थे उसको केंद्रीय सूची में डाला गया, और जो स्थानीय स्तर पे महत्वपूर्ण थे जैसे स्वास्थ्य, सफाई, उसको प्रांतीय विषय में डाल दिया गया। तो यह इस तरह का विभाजन भी हमें 1919 के अधिनियम में प्रोविजन के तौर पे देखने को मिलता है। और प्रांतों में एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई, यानी प्रांत लेवल पे, केंद्र के स्तर पे नहीं, प्रांत के स्तर पे एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को स्थापित करने का प्रयास 1919 के अधिनियम से करने की कोशिश की गई, किया गया। ठीक है, अब अगर 1919 के अधिनियम के कुछ ड्रॉबैक्स या उसके दोषों को देखें कि क्या क्या कमियां थी, क्यों यह सीमित रूप से ही काम कर पाया, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स थे, अगर भारतीय फायदों के कंटेक्स्ट में देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। पहला, केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हुई, केवल प्रांतों में हुई, केंद्र में नहीं हुई, जबकि केंद्र के पास सारे महत्वपूर्ण विषय थे। जैसा कि हमने पहले चर्चा किया कि प्रांत और केंद्र के बीच जो विषय का विभाजन किया गया, विभागों का विभाजन किया गया, तो केंद्र के पास सारे महत्वपूर्ण विभाग थे और उसी को एक उत्तरदायी शासन यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट से बाहर रखा गया। केवल प्रांत के स्तर पे उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, केंद्र के स्तर पे नहीं, जबकि केंद्र स्तर पे सारे महत्वपूर्ण विषय केंद्र के पास थे, सारे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट थे जहां शासन चलाने की बात थी वो सब सेंटर को दिए गए थे। ठीक है, दूसरा, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना तो की गई, जो बिल्कुल क्या था, गलत था। इस तरह का विभाजन जो है कई प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करता था प्रांतों में। जैसे कि अगर मान लें कि एक तो अगर समन्वय न हो केंद्र और प्रांत के बीच में, जो कि था भी नहीं, क्योंकि केंद्र का पूरा शासन जो था वो गवर्नर जनरल के हाथ में था, जितने महत्वपूर्ण विषय थे वो गवर्नर जनरल के हाथ में थे, और जितने लोकल विषय थे, स्थानीय विषय थे, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, वो जो था प्रांतीय स्तर पर था। तो इस तरह से समन्वय स्थापित करने का प्रॉब्लम आ रहा था। तो इससे क्या हुआ, ये विभाजन जो किया गया प्रांत और केंद्र स्तर पर, इसने बेसिकली समस्या को सुलझाने और बेहतर विकास करने के बजाय इसने समस्याओं को विकराल किया, बढ़ाया, क्योंकि दोनों के बीच एक समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा। इसीलिए जो प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। ठीक है, यह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। हाँ, ये पहला कदम जरूर था कि इस तरह के रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन यह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इसके प्रोविजन ऐसे ऐसे बनाए गए कि यह अपनी समस्याओं में ही उलझता चला गया। पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की गई, विषयों को अतार्किक रूप से विभाजन किया गया। मतलब जो प्रांत और केंद्र स्तर पर जो विषय का विभाजन किया गया, जो आरक्षित और हस्तांतरित विषय का विभाजन किया गया, जिसमें बहुत सारे जो मेन डिपार्टमेंट थे वो केंद्र गवर्नर के हाथ में, उनके द्वारा जो मनोनीत सदस्य थे उनके द्वारा चलाए जाते थे, जो कम महत्वपूर्ण विषय थे या विभाग थे वो इलेक्टेड लोगों के द्वारा चलाया जाता था। तो इस तरीके से जो समन्वय स्थापित किया गया, जो विषयों का अतार्किक रूप से विभाजन किया गया, यह इस अधिनियम के दोष थे, क्योंकि यह पूरी तरह से जो सोच के इस अधिनियम को लाया गया था, जो इस उद्देश्य के तहत इस अधिनियम को लाया गया था, वो पूरा नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि यह जो विषयों का विभाजन था वो अतार्किक हो चुका था, और अतार्किक विभाजन के कारण समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण इस तरह की व्यवधान आ रहे थे। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। अभी भी जो देखिए, यही बात यहाँ कहा भी गया है कि आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में जो बंटवारा हुआ था वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि शासन के विभाग एक दूसरे से जुड़े हुए थे और यह बंटवारा जो हुआ था यह अतार्किक हुआ था। इसीलिए इसमें समस्या को सुलझाने और विकास करने के बजाय ये आपस में समन्वय स्थापित न करने के कारण ये समस्या ही बन गए थे। ठीक है, जैसे कि कृषि और सिंचाई जो था, दो अलग अलग विभाग थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन दोनों को अलग अलग रखा गया था
अब क्या है कि अगर कृषि का विकास करना है तो सिंचाई जरूरी है, और सिंचाई और कृषि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये दोनों अलग अलग विभाग में थे, अलग अलग ब्रांचेस थे। तो इस तरह से समन्वय स्थापित न होने के कारण ये दोनों प्रभावित हो रहे थे, नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग रखा गया था। अभी भी जो गवर्नर था और गवर्नर जनरल के जो विशेषाधिकार थे, जो वीटो पावर थे, वो उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए बाधा बन रहे थे। यानी अगर हम देखें तो हमने अभी चर्चा की कि जो आरक्षित विषय थे वो गवर्नर और उसके जो अपॉइंट लोग थे, सदस्य थे, उसके द्वारा चलाए जा रहे थे, और जो हस्तांतरित विषय थे वो गवर्नर और इलेक्टेड लोगों के द्वारा चलाए जा रहे थे, और उसमें भी जो इलेक्टेड लोग थे उनके पद जो थे गवर्नर जनरल की इच्छा पे थे, यानी वो पूरी तरह से गवर्नर जनरल पर निर्भर थे। इस तरीके से क्या है, अब्सोल्यूट पावर, एक बहुत ज़्यादा पावर गवर्नर को दे दिया गया था, और यह ज़्यादा पावर या वीटो पावर गवर्नर के हाथ में होने के कारण एक उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना संभव नहीं था। एक जनता के विकास या उस तरह के विकासशील गवर्नमेंट की जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, उस तरह के गवर्नमेंट की स्थापना या शासन की स्थापना संभव नहीं था। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि यह 1919 का जो अधिनियम है वो उत्तरदायी शासन की स्थापना तो करता था, लेकिन ये एक बहुत ही छोटा कदम था। इसमें जो प्रोविज़न किए गए थे, जो गवर्नर जनरल को बहुत सारे पावर दिए गए थे, वीटो पावर दिए गए थे, वो कहीं से भी उत्तरदायी शासन को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए ये बाधा थे, जो वीटो पावर था जो गवर्नर जनरल को मिला हुआ था। इसीलिए हम इसको एक बहुत ही छोटा कदम कह सकते हैं जो उत्तरदायी शासन की तरफ लागू किया, न कि यह बड़ा कदम था। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उत्तरदायी शासन के नाम पे अभी भी गवर्नर जनरल को इतने सारे पावर दिए थे कि वो उत्तरदायी शासन कहा नहीं जा सकता था, या बहुत ही आंशिक कहा जा सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम 1919 के प्रोविज़न को देखें, उसमें क्या क्या प्रावधान थे, किस परिस्थितियों में इस 1919 के अधिनियम को लागू किया गया, इसके क्या क्या क्वालिटी थी और क्या क्या इसके ड्रॉबैक थे, क्या क्या दोष थे, हमने इसको देखा। और इसमें कैसे द्वैत शासन व्यवस्था जो है वो प्रांतीय स्तर पर लागू की गई, जिसमें आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय, कौन कौन लोग इसको चला रहे थे। केंद्र स्तर पर द्वैत शासन व्यवस्था नहीं थी, केंद्र स्तर पर 2 सदनों का निर्माण किया गया। फिर कैसे हमने देखा पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था थी, जो 1909 में केवल मुस्लिम वर्ग को दी गई थी, अब इसमें जाके यूरोपियों को भी दी गई और सिखों को भी दी गई, जो कि भारत में डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी पे काम कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तरदायी शासन का कि किस तरह की व्यवस्था स्थापित की गई, गवर्नर जनरल को जो वीटो पावर और एब्सोल्यूट पावर दिया गया, उससे उत्तरदायी शासन व्यवस्था की जो आकांक्षा थी वो किस हद तक बाधित हुई, हमने ये भी देख लिया। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। हमने देखा कि 1919 का अधिनियम कितने महत्वपूर्ण है। तो आपको इससे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, आपको इसको ध्यान रखना है और अच्छे से इसको, अगर कुछ भी प्रश्न है इस पर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।